नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एंशियंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की, आरओ एआरओ की, पेट की, लेखपाल की, यूपी टीचर की, बीपीएससी टीचर की, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भारत में विदेशी आक्रमणकारी, जैसे कि इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था भाई मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश एक ऐसा वंश था जिसने लगभग पूरे अखंड भारत में शासन किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, एक नया वंश स्थापित कर दिया था शुंग वंश। शुंग वंश ने भी लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया, कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश आया। अब ये जो वंश आ रहे थे उतने योग्य वंश नहीं थे। सातवाहन वंश की स्थापना किया था सिमुक ने। उस सातवाहन वंश के बाद कोई भी ऐसा वंश नहीं आया जिसने पूरे अखंड भारत में शासन किया हो। अब जो शासक आ रहे थे अयोग्य शासक थे, कमजोर शासक थे, तो पूरे भारत को संभाल नहीं पाए। तो इसी टाइम पे कुछ विदेशी आक्रमणकारियों को मौका मिला। तो 4 विदेशी आक्रमणकारी जो भारत में आए, आके इन्होंने क्या किया, अपने अपने वंश स्थापित कर लिया। जैसे कि आपका हिंदी यवन आए थे, शक आए थे, पहलव आए थे, कुषाण आए थे। तो आज की क्लास में हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिंदी यवन से जैसे पहली वर्ष उन्हीं के सिक्के चलाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है, तो उन सब चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। अगर अभी भी आप पुराने तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है मौर्य काल तक पढ़ लिया, जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप गलत फहमी में हो। आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। आजकल दक्षिण भारत कैसे आया, दक्षिण भारत के साहित्य से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडो ग्रीक के बारे में। इंडो ग्रीक जिसे हम हिंदी यवन भी कहते हैं। देखो, इंडो ग्रीक निवासी कहाँ के थे? हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र के निवासी थे। इंडो ग्रीक का मूल निवास स्थान कहाँ था? इंडो ग्रीक का मूल निवास स्थान था हिंदू कुश पर्वत, जो कि बैक्ट्रिया के निवासी थे। पहले तो इन्होंने अपनी सत्ता वहीं पर स्थापित किया, लेकिन जब धीरे धीरे भारत की स्थिति देखा तो इनके मन में भारत आने का लोभ हुआ और इन्होंने क्या कर दिया, भारत में आक्रमण किया। भारत में जब आक्रमण किया था इन्होंने सिंध प्रांत में किया था। सिंध प्रांत में करके सियालकोट को इन्होंने क्या कर लिया था, अपनी राजधानी। सियालकोट को कई जगह साकल नाम का भी वर्णन मिलता है। तो इंडो ग्रीक ने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया था? सियालकोट या साकल को। इंडो ग्रीक ने आक्रमण कहाँ पे किया था? सिंध प्रांत में आक्रमण किया था, सियालकोट या साकल को राजधानी। उस टाइम पे भारत में किस वंश का शासन चल रहा था? शुंग वंश का शासन चल रहा था। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। उस टाइम पे भारत में शुंग वंश का शासन चल रहा था। शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग। लेकिन जब इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया, तो इंडो ग्रीक ने जब शुंग वंश के ऊपर आक्रमण किया तो उसका सामना किया था पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र ने। शुंग वंश की क्लास में ये सारी चीजें हमने पढ़ी भी थी, तो वो चीजें आपको याद होंगी। अगर आपने अभी तक इससे पहले की क्लास को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक बात याद रखना, अगर आपको लगता है ना टॉप 50 टॉप 100 ऐसे रट लूँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा के सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। अपने आप को धोखे में ना रखिए, एक बार मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर सक्सेस इतनी आसानी से मिल जाती तो सबको मिल चुकी होती। वैकेंसी आती है 10,000 20,000 50,000 और फॉर्म पढ़ते हैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख। तो आपको मेहनत 10 लाख 20 लाख 50 लाख बच्चों जैसे नहीं करनी, आपको मेहनत करनी है उन 10,000 5,000 बच्चों की जैसे जिनका नाम सिलेक्टेड PDF में आता है। इसी के साथ साथ क्या हुआ था, पहली बार एक यवन राजदूत भी भारत में आया था। सबसे पहले देखो, 2 राजाओं ने आक्रमण किया। एक राजा था राजा डेमेट्रियस। राजा डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। राजा डेमेट्रियस का सामना हुआ था अग्निमित्र से। अग्निमित्र युद्ध जीत गया और राजा डेमेट्रियस हार गए। इसी के बाद राजा मिनांडर ने भी आक्रमण किया था, लेकिन राजा मिनांडर भी क्या होते, युद्ध को हार जाते। यही राजा मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्तालाप का वर्णन मिलता है एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्नों में। आपने अगर कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा राजा मिनांडर और मिलिंद पन्नों से क्वेश्चन दिखे पिसते हैं। तो सबसे पहले यवन राजदूत कौन आया था?
यवन राजदूत एक एंटिओल शासक था, उसने अपने राजदूत हेलियोडोटस को भेजा था। किसके नाम में? शुंग राजा। शुंग वंश का 9वां राजा था। भागवत के दरबार में एक यवन राजदूत आया था। यवन राजदूत कौन था? हेलियोडोटस। अब देखो, भारत आने वाला पहला राजदूत कौन था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज से पहले भारत में कोई भी राजदूत नहीं आए। किसी भी देश में अपने राजदूत तब भेजते हैं जब उस देश के राजा के साथ अपने संबंध अच्छे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले राजदूत आया था सेल्युकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज। इसके बाद पहला यवन राजदूत कौन था? पहला यवन राजदूत था हेलियोडोटस। किसके दरबार में आया था? शुंग वंश का 9वां राजा था भागभद्र। भागवत के दरबार में आपका हेलियोडोटस आया था। हेलियोडोटस जब भारत आया तो ये भागवत धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया और हेलियोडोटस ने क्या कर लिया था? भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। भागवत धर्म का संबंध किससे? भगवान विष्णु से भागवत धर्म का संबंध है। इसी के साथ साथ इसने विदिशा वेश नगर में क्या किया था? गरुड़ ध्वज अभिलेख लिखवाया था। गरुड़ ध्वज अभिलेख में ही हेलियोडोटस ने ओम भगवतो वासुदेवाय नमः लिखवाया था। एक बात आपको समझ में आई कि भाई गरुड़ ध्वज अभिलेख का संबंध किससे? हेलियोडोटस से। गरुड़ ध्वज अभिलेख में वर्णन है कि हेलियोडोटस चूंकि एक यवन राजदूत था, भारत आता है और भारत में आके इसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। हेलियोडोटस किसके दरबार में आता है? हेलियोडोटस आता है आपके भागवत के दरबार में। भागवत कौन था? शुंग वंश का 9वां शासक था भागवत। जबकि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। हो सकता है कि आप पहली बार इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी टफ लगे। आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, लेकिन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है। भारत में पहली बार यवनों का आक्रमण कब हुआ था? भारत में पहली बार यवनों का आक्रमण हुआ था शुंग वंश के टाइम पर। पहला यवन आक्रमण किसने किया था? राजा डेमेट्रियस ने किया था। राजा डेमेट्रियस ने कहां पर किया था? सिंध प्रांत में आक्रमण किया था और सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आई। पहला यवन राजदूत कौन था? पहला यवन राजदूत था हेलियोडोटस, जो शुंग वंश के राजा भागवत के दरबार में आया था। इतनी बात समझ में आ गई। अगर किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख भी पूछेगा तो भी आपका गरुड़ ध्वज अभिलेख है, जो किसी राजदूत का व्यक्तिगत अभिलेख। अभी तक हमें राजाओं के अभिलेख मिलते हैं, भाई हमें हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है, तो हमें कहीं पे जूनागढ़ अभिलेख मिलता है रुद्रदामन का, तो कहीं खारवेल अभिलेख मिलता है कलिंग के राजा का। अलग अलग अभिलेख मिलते हैं, लेकिन किसी भी राजदूत का अलग से अभिलेख नहीं मिलता। हेलियोडोटस एकमात्र ऐसा राजदूत है जिसका एक अलग से अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख है? गरुड़ ध्वज अभिलेख। गरुड़ ध्वज अभिलेख का संबंध किससे? हेलियोडोटस से। गरुड़ ध्वज अभिलेख था कहाँ पे? मध्य प्रदेश के विदिशा में था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी विदिशा को बनाया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने पहली राजधानी किसको बनाया था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसी के साथ साथ क्या हो जाता है? यूक्राइटेड इस वंश के अंतिम शाखा हार्मियस थे। देखो, हिंद यवन में क्या हुआ था? 2 पार्ट हो गए थे। कुछ हिंद यवन के राजा तो वहीं पर रह गए थे, लेकिन कुछ राजा क्या हो गए थे? भारत आ गए। तो हमें पढ़ना किसके बारे में? जो राजा भारत आ चुके थे। तो देखो, इस वंश का अंतिम शासक कौन होगा? हार्मियस। इंडो ग्रीक वंश का अंतिम शासक होते हैं हार्मियस। इंडो ग्रीक को कई बार हम यूक्राइटिस वंश भी कहते हैं, क्योंकि इंडो ग्रीक तो क्षेत्र था कि वहां से आए थे, लेकिन सबसे पहले भारत में आक्रमण किसने किया था? यूक्राइटिस ने किया था। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? हार्मियस था। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद हिंद यूनानियों की कुछ विशेषताएं हैं। देखो, हिंद यूनानी भारत में 2 चरणों में आते हैं। सबसे पहले आपके यूटाइटस ने आक्रमण किया था, फिर राजा मिनांडर का आक्रमण हुआ, इसके बाद पुनः एक बार आक्रमण होता है। उस आक्रमण में तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाते हैं। धीरे धीरे फिर क्या होता है? हिंद यूनानियों को भारत में समाप्त होने लगता है। सबसे पहले निवासी कहाँ के? हिंदू कुश पर्वत के पास बैक्टीरिया प्रांत के थे, वहाँ के निवासी थे, इसलिए इन्हें हम बैक्टीरियन शासक भी कह देते हैं, इंडो ग्रीक भी कहते हैं, हिंद यूनान भी कहते हैं। हिंद यूनानी भारत में 2 चरणों में आए थे। पहला चरण किसके टाइम पे आए थे? राजा डेमेट्रियस। राजा डेमेट्रियस ने पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया था, पंजाब और सिंध प्रांत को जीत किया था और अपनी राजधानी किसको बनाया था? साकल या सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। इतनी बात समझ में आई? तो भारत में पहला आक्रमण किसने किया था? भारत में पहला आक्रमण किया था राजा डेमेट्रियस ने।
राजा डिमेट्रियस ने भारत में अपनी राजधानी किसको बनाया था? राजा डिमेट्रियस ने भारत में राजधानी बनाया था साकल या सियालकोट को। इसी के बाद डिमेट्रियस ने क्या किया? सबसे पहले तो भाई पश्चिम प्रांत में सिंध वगैरह के क्षेत्र को जीत लिया, लेकिन उस टाइम पे भारत में एक अखंड शासन चल रहा था शुंग वंश का, क्योंकि मौर्य काल ने लगभग पूरे भारत को अधिकार कर लिया था। और जैसे मौर्य काल के एक अयोग्य शासक होते हैं बृहदत्त, उसी का फायदा उठाते हैं पुष्यमित्र शुंग एक नया वंश स्थापित कर देते हैं। उस वंश को हम कहते हैं शुंग वंश के नाम से। अब पुष्यमित्र शुंग के ऊपर आक्रमण किसने किया था? राजा डिमेट्रियस ने। राजा डिमेट्रियस ने पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण का सामना स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने न करके अपने बेटे अग्निमित्र को भेजा। अग्निमित्र बहुत ही कुशल योद्धा था। अग्निमित्र इस युद्ध को जीत जाते हैं और राजा डिमेट्रियस इस युद्ध को हार जाते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है? डिमेट्रियस वंश में अगला शासक बनता है राजा मिनांडर। अब राजा मिनांडर ने भी पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया। फिर से इस आक्रमण का सामना करता है अग्निमित्र। पुनः अग्निमित्र जीत जाते हैं और राजा मिनांडर क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। राजा मिनांडर जो कि एक इंडो ग्रीक वंश का शासक था, इसने एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म के बारे में बातचीत की, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य एक वार्तालाप होती है कि वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये आत्मा क्या होती है, बौद्ध धर्म क्या होता है। उन सारे क्वेश्चनों को संकलन एक ग्रंथ में किया गया। वो ग्रंथ कौन सा है? मिलिंद पन्नु। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया मिलिंद पन्नु किसका ग्रंथ है? तो मिलिंद पन्नु ग्रंथ है राजा मिनांडर और नागसेन के वार्तालाप का वर्णन है। मिलिंद पन्नु को लिखा किसने था? बौद्ध भिक्षु नागसेन ने लिखा था। मिलिंद पन्नु का संबंध किससे? मिलिंद पन्नु का संबंध है आपके बौद्ध धर्म से। अच्छा, एक यवन राजदूत कौन आया था? हेलियोडोटस। हेलियोडोटस ने कौन से धर्म को स्वीकार कर लिया था? भागवत धर्म को। और एक यवन राजा मिनांडर ने कौन से धर्म को स्वीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। मिलिंद पन्नु का संबंध किस धर्म से? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। भारत ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे राजा मिनांडर ने। अभी तक भारत में तांबे के सिक्के होते हैं, चांदी के सिक्के हो रहे थे, लेकिन कहीं भी हमने सोने के सिक्के नहीं जारी किए थे। पहली बार सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है? इंडो ग्रीक हिंद यवन वाले शासकों को पहली बार सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय जाता है। तो कई बार इससे पूछ लेते हैं भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? इंडो ग्रीक वंश के शासकों ने। इंडो ग्रीक वंश के शासकों में भी किस शासक ने किए थे? राजा मिनांडर ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे। देखो, पहली बार सोने के सिक्के जारी करता है मिनांडर, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करते हैं आपके कुषाण वंश के शासक। उसको हम आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ जैसे आपके गणिती, ज्योतिषी और एक यवनिका प्रथा। यवनिका का मतलब होता है पर्दा। जैसे नाटक वगैरह होता है तो पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, इसी को बोलते हैं यवनिका। ये सारी चीजें भी किसने प्रारंभ किया था? इंडो ग्रीक वंश के शासकों ने प्रारंभ किया था। मिनांडर का एक सिक्का में मिला था गुजरात के भड़ौच से। अगर पूछ लेगा मिनांडर के सिक्के में कहाँ पे मिले थे? गुजरात के भड़ौच नामक स्थान से मिले थे। इसी के साथ साथ मूर्ति के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ, मूर्तिकला का विकास हुआ, अलग अलग मूर्तिकला की शैलियों का विकास हुआ। गांधार मूर्तिकला शैली का विकास हुआ था हिंद यवन के शासकों के टाइम पर। हिंद यवन के अंतिम शासक कौन थे? हेलियोक्लेस थे। हेलियोक्लेस इस वंश के अंतिम शासक थे। देखो, अगर पूछिएगा बैक्टीरिया का अंतिम शासक कौन था? बैक्टीरिया में हिंद यवन का अंतिम शासक था हार्मेस, लेकिन भारत में हिंद यवन का अंतिम शासक कौन था? हेलियोक्लेस था। लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो राजा मिनांडर से पूछेगा, डिमेट्रियस से पूछेगा, और हिंद यवन ने क्या इंपॉर्टेंट चीजें की उससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसी के बाद इन्होंने एक बार तो इनकी शक्ति का विस्तार हो गया, शक्ति का फिर कम होने लगी, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने अपनी शक्ति का किया। अब इन्होंने क्या कर लिया था? तक्षशिला में आक्रमण किया था। पहली बार आक्रमण कहाँ पे किया था? सिंध प्रांत में किया था, सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। दोबारा इन्होंने क्या किया? तक्षशिला क्षेत्र में आक्रमण किया और काली मिर्च को यवन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद थी। राजा मिनांडर के टाइम पर साकल उनकी शिक्षा का केंद्र था। देखो, साकल उनकी राजधानी भी थी। पूछेगा राजा मिनांडर के टाइम पर शिक्षा का केंद्र कौन सा था? साकल को उन्होंने क्या कर दिया था? शिक्षा का केंद्र बनाया था। भारत में पहली बार चित्र युद्ध और लेख युद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? यूनानियों ने चलाए थे।
देखो पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए थे? यूनानियों ने चलाए थे। इसी के साथ साथ उन सिक्कों में कोई चित्रांकन होता था, कुछ लेखांकन होता था, कुछ लिख देते थे, कोई चित्र बना देते थे। ये किसने प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था यूनानियों ने। किस भाषा में किया था? खरोष्टी भाषा में किया था। इसी के साथ साथ भारत में खगोल, ज्योतिषी, गणित, समय की गणना का प्रारंभ भी किसने किया था? हिंद यवन के शासकों ने किया था। भारतीय नाटक का विकास यूनानियों की देन है। नाटक के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग भी किसने किया था? यूनानियों ने किया था। एक से मूर्ति निर्माण की एक नई शैली कौन सी शैली है? गांधार शैली। गांधार शैली का विकास किसने किया था? इंडो ग्रीक शासकों के टाइम पर मूर्ति कला की एक नई शैली गांधार शैली का विकास हुआ था। गांधार शैली में पहली मूर्ति किसकी बनी थी? महात्मा बुद्ध की, क्योंकि राजा मेनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और गांधार शैली में पहली मूर्ति बनाई गई थी महात्मा बुद्ध की। ये हमने इंडो ग्रीक वंश के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। पढ़िए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। इसके अगली क्लास में हम इसके आगे के पाठकों के बारे में, कुछ चरणों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो कोई भी मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगता है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा जरूर दिया करिए। इसके नोट्स PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है।